हेलो देयर, वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर और ये नया चैप्टर होने वाला है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एकदम इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा ये, जिसमें हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ। आज की क्लास एक्साइटिंग होगी। इट विल स्टार्ट योर जर्नी इन सच अ वे कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अपने आप इंटरेस्ट पैदा कर लोगे। But before we start, let me get started with my introduction. I am Gaurav Kabra, Chartered Accountant. I have also cleared all the 3 levels of the CFA program. मेरी नीश फाइनेंशियल मैनेजमेंट है एंड कॉस्ट अकाउंटिंग है एंड दिस इज व्हाट आई टीच। अब जब हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं विच इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यू गेट टू नो कि इधर कितना कुछ है जो आप सीख सकते हो, प्लस इधर कितना कुछ है जो आप अपने रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग स्टफ्स है जो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको सिर्फ इसको जो बोलते हैं ना खुले मन से अपनाना है, और वो काम करने के लिए आपको सिर्फ क्लास में कंसंट्रेट करके बैठना है। आप क्लास में कंसंट्रेट करके बैठिए। आई एम डेफिनेटली श्योर दैट दिस पर्टिकुलर चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी विल ओपन सो मेनी डोर्स फॉर यू एंड इट विल गिव यू सो मच एंथुजियाज्म कि यार इसमें और आगे पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट अ लिटिल मोर। ऑब्वियसली गोज विदाउट सेइंग, आगे जाकर के आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट और भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। आपके एडवांस स्टेजेस में जाकर के इसे एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कहते हैं। सो यस, ये सिर्फ एक शुरुआत है। आगे जाकर के और एक बड़ा चैप्टर या और एक बड़ा सब्जेक्ट आपके लिए आ रहा होगा, बट इन योर फाइनल्स। फॉर द टाइमिंग वी कैन से कि अभी तो आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना और मास्टर करना है। टुडे वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वेल, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस चैप्टर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर आता है, ये इंट्रोडक्शन होता है इसमें, तो इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। बट यस, डेफिनेटली आपको ये समझ करके चलना है कि आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टीवीएम सीख लिया तो आपके लिए आगे के चैप्टर्स के जो डेराइवेशन है वो बहुत ईजी हो जाएंगे। चलिए आइए सबसे पहले बहुत बेसिक बेसिक चीजों के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है। ऐसी बातें जो हम सब या तो सुनते हैं या हमें सुननी चाहिए एट अवर एज। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स। सबसे पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि आए दिन आजकल तो यार फिनटेक का जमाना है, आए दिन आजकल फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स का जमाना है। तो हम लोग कई बार सुनते हैं पैसे डालो वो पैसे इतने हो जाएंगे, पैसे डालो वो इतने हो जाएंगे और उतने हो जाएंगे। सो हाउ डज द मैथ वर्क? ये वर्क कैसे करता है, इसी को हमको समझना है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर फर्स्ट एग्जांपल फॉर द डे। आइए मेरे साथ सभी लोग कॉपी में लिखिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्लास नंबर 1, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्लास नंबर 1, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट एग्जांपल फॉर द डे। अभी कुछ नहीं सिखा रहा हूं, सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। चलो आओ लिखो, एक एग्जांपल लिखो प्लीज मेरे साथ में। लिखो आप, सपोज you have invested rupees 5 lakhs today in Nifty Bees। भैया ये क्या है मैं बताता हूं। निफ्टी बीज जो होता है ना, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस इंस्ट्रूमेंट पे यू आर बेटिंग ऑन द निफ्टी। अब कई बच्चे बोलेंगे निफ्टी क्या होता है? इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एक है एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों ही इंडेक्स ने अपने अपने, या दोनों ही जो एक्सचेंजेस हैं इन्होंने अपने अपने एक इंडेक्स बना रखे हैं। ये इंडेक्स मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो रोज सुबह जब आप उठे तो मार्केट अगर खुला हो तो आप सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स को देख करके ही समझ जाओगे कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है। इज इट पॉजिटिव फॉर द डे और नेगेटिव फॉर द डे? तो आज के लिए फॉर एग्जांपल आई थिंक सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ग्रीन है, तो फिर आज के लिए मैं कह सकता हूं कि आज ओवरऑल मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है, एक पॉजिटिव ट्रेंड है। तो इसके लिए मुझे बहुत सारे स्टॉक्स देखने की जरूरत नहीं है। ऑल आई विल लुक एट इज द इंडेक्स जो कि पूरे मार्केट का रिप्रेजेंटेटिव है। तो अगर आप निफ्टी या फिर सेंसेक्स को ही देख लोगे आपको समझ में आ जाएगा मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। उसी में से ये जो निफ्टी है, ये निफ्टी है एनएससी का इंडेक्स, यानी एनएससी ने जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स हैं उसके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव बनाया उसका नाम रखा निफ्टी, और बीएसई ने जो अपना एक इंडेक्स बनाया जो कि पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है उसका नाम रखा सेंसेक्स। ये निफ्टी को
अगर आपको अपने पैसे इस निफ्टी में डालना हो तो यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इनटू निफ्टी। उसके लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को खरीदना पड़ता है उसे हम कहते हैं निफ्टी 20। अब आप समझो ये थोड़ा डिफरेंट है। हमें अगर किसी कंपनी के स्टॉक्स लेने होते हैं तो हम इस तरह से अलग गेम नहीं खेलते। स्टॉक्स जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ब्रिटानिया के शेयर्स लेने हैं तो मैं जाऊंगा ब्रिटानिया का शेयर ढूंढूंगा और उसको खरीद लूंगा, खत्म कहानी। बट ये काम तो ब्रिटानिया जैसे स्टॉक के लिए हुआ। जब यही काम आपको किसी इंडेक्स के लिए करना है, यानी मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव के लिए करना है, तो थोड़ी ना आप सारे शेयरों को खरीदने जाएंगे। यू विल बाय द इंडेक्स, और इंडेक्स के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। उस इंस्ट्रूमेंट का ही नाम है निफ्टी 20। आई एम यूजिंग एक्चुअल टर्मिनोलॉजी क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप रियल वर्ल्ड से ना बहुत तेजी से इंट्रोड्यूस होते जाएं, आपको पता चले अच्छा रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या। तो हाँ जी, निफ्टी 20 एक जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहां पे बात यह आती है ओके सो बीच में एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से आई हैड टू पॉज द क्लास, बट एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एग्जांपल। मैं आपको एग्जांपल में यही बता रहा था कि देखो हमें एकदम प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बारे में ना इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। वी नीड टू नो कि एक्चुअल में दुनिया में क्या चलता है, इसलिए आई यूज दिस टेक्निकल वर्ड विच इज निफ्टी 20। अब ये आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करेगा कि यार ये चीज क्या है। तो आई वुड वांट कि आप ना क्लास के बाद सुकून से एक बार सर्च करना, गूगल सर्च करना कि निफ्टी 20 किस चिड़िया का नाम है और इसमें इन्वेस्ट करता है तो क्या होता है। बट फॉर द टाइम बीइंग मैं एक एग्जांपल बिल्ड कर रहा हूं, उसमें मेरा साथ दीजिए। सबसे पहले मैं एग्जांपल यही बना रहा हूं कि सपोजिटली हमारे पास 5 लाख रुपए हैं और हमने 5 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए आज निफ्टी 20 में। वी आर एक्सपेक्टिंग 12% per annum return. We are expecting 12% per annum return over our horizon period of ज्यादा नहीं 20 साल। अब मेरी बात सुनना, जो ये मैं एग्जाम्पल बना रहा हूं ना, ठीक है, मुझे माफ कीजिएगा बट इस एग्जाम्पल में ना बहुत बड़ी बड़ी बातें हमने करी है। भैया कैसे बड़ी बड़ी बात, मैं आपको बताता हूं। ये बहुत बड़ी बात हो गई कि हम 20 साल तक अपने पैसे इन्वेस्टेड रखेंगे। मैं आपको सच बताता हूं, बोलने में और लिखने में बहुत आसान लगता है, अरे पैसा 20 साल तक ही तो इन्वेस्ट करना है। आप करने जाओगे ना, आप हर 6 महीने हर साल भर में आप ऊब जाओगे, आप बोलोगे यार मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए। एट टाइम्स आप देखोगे बहुत भयंकर गिरावट भी आएगी मार्केट में, क्रैशेस आएंगे। क्या आप झेल पाओगे इतने सब चीजों को? रियल लाइफ में बात याद रखना, लिखना बहुत आसान है, 20 साल तक ये वर्क करेगा, इसका एक्सेल बनाना भी बहुत आसान है, बट इस पे एक्चुअली होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल है। फाइनेंस का पहला लेसन यही आपके लिए कि बोलना और लिखना अलग अलग बात है, या बोलना और लिखना तो चलो एक बात है लेकिन करना अलग बात है। तो चलो फिलहाल लिख तो लेते हैं कि 20 साल तक हम अपना पैसे इन्वेस्ट करेंगे। रिटर्न कितना मिलेगा? 12%। नाउ 12% का रिटर्न आई वुड से ठीक ठाक रिटर्न है, ठीक है, हम इसे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि इतना तो हमें मिल जाएगा। नाउ आप मुझसे ऑब्वियसली पूछेंगे भैया 12 आप एस्टिमेट कर रहे हो तो बताओ निफ्टी एक्चुअल में कितना रिटर्न देता है। तो निफ्टी एक्चुअल में 12 से 15% के बीच के रिटर्न देता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज। हर साल देता है क्या भैया? नहीं, हर साल नहीं देता। कभी बहुत प्लस हो जाता है, कभी बहुत माइनस हो जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज 12% का रिटर्न रहता है। सो ऐसे में आप ये एकदम में मत सोचना कि हर साल 12% मिलने वाला है। ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है, ये एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, और रिस्की इन्वेस्टमेंट में उतार चढ़ाव चलता रहेगा। बट मैं फिर भी एक एवरेज पकड़ रहा हूं कि चलो 12% की रेट से हम लोग के पैसे ग्रो हो रहे होंगे। मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाहता हूं कि आपके हिसाब से 20 साल बाद ये पैसे कितने हो जाएंगे? हाउ मच विल यू गैदर? लिखो, क्वेश्चन कंप्लीट करो। हाउ मच will you receive after 20 years? 20 साल बाद आप कितने रुपए वापस पाओगे? मैं आपके लिए इसका ऑब्वियसली पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, कैसे कैलकुलेट होता है सब बताऊंगा, बट आपको एक अंदाजा लगाना है। चैट में आ जाओ और चैट में एक अंदाजा लगाओ कि ये 5 लाख का फिगर कहां तक जा सकता है। वेयर कैन वी लैंड अप? अगर हम शुरुआत करते हैं 5 लाख रुपए से, 12% का रिटर्न हमें मिलने वाला है,
और 20 साल तक हम इसे होल्ड करेंगे, क्या लगता है किधर पहुंचेंगे आप? 5 लाख का लगभग 12 लाख हो जाएगा, जीतू कह रहे हैं। बढ़िया, जीतू बोल रहे हैं भैया 12 लाख के आसपास हो जाएगा। बाकी बच्चे क्या कहते हैं बताओ जी। 12 lakhs और मोर और लेसर? 5 लाख से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, 12 लाख का फिगर जीतू ने कैसे कैलकुलेट किया मैं बता देता हूं। उन्होंने सिंपल इंटरेस्ट लगाया और सीधा सीधा हिसाब लगाया कि 5 लाख रुपए हमने जो लगाए उस पे हमको 12% का रिटर्न हर साल अगर मिल जाता है तो 60,000 रुपीज का हमको इंटरेस्ट मिलता है या फिर रिटर्न मिलता है एवरी ईयर। हम क्योंकि 20 साल तक अपनी इन्वेस्टमेंट होल्ड किए तो हमको 12 लाख रुपए का यहां पे रिटर्न मिल जाएगा। जीतू की बात एकदम सही है, ये ऐसे वर्क तो करना चाहिए, ठीक है। ये 12 लाख रुपए हो जाने चाहिए, प्लस आपने जो शुरुआत में 5 लाख रुपए डाले थे वो भी मिलेंगे, एंड आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 17 लाख हो जाना चाहिए, 17 lakhs हो जाना चाहिए एज पर सिंपल इंटरेस्ट। पर बच्चा ये इतना सिंपल भी नहीं है, दिस वुड नॉट वर्क लाइक दिस। यहां पे क्या होता है, आपने मान लो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, फर्स्ट ईयर इस पे मान लेते हैं 12% का रिटर्न मिल भी गया, तो आपका पैसा 5,60,000 हो चुका है। अब अगले साल जब 12% रिटर्न मिलेगा तो इसके ऊपर 12% रिटर्न मिलेगा, एंड यू वुड फाइंड कि आपका 5,60,000 पे 12% रिटर्न 67,200 आता है, rather than 60,000। आप खुद सोचो, जहां आप 60,000 गिन रहे थे हर साल, उसके जगह अब आपको 67,200 का यहां पे इनकम मिल रहा है फॉर द सेकेंड ईयर। तो चीजें पूरी बदल जाती है, एंड यू सडनली फाइंड कि ये सवाल अब सिंपल इंटरेस्ट से सॉल्व नहीं हो सकता। फॉर दिस वी नीड टू इनवाइट कंपाउंड इंटरेस्ट इनटू आवर लाइव्स। सच बताऊं, अंदर की बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा नाम ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते वक्त बस टर्मिनोलॉजीज थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाएंगी। आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो आपको यह बता देता हूं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। बच्चा, इसका रिजल्ट आने वाला है 48 लाख रुपीस के आसपास, 48 लाख से थोड़ा ज्यादा ही आएगा। भैया क्या बात कर रहे हो, अगर हम 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं, 20 साल तक हम उसमें टिके रहते हैं, 12% की रेट से कमाते हैं, तो आप बोल रहे हो कि दिस विल बिकम 48 लाख रुपीज। यस, दिस विल बिकम 48 लाख रुपीज। अब आपके हिसाब से 48 लाख ज्यादा है कम है वो आपको डिसाइड करना है, बट यस इट विल बिकम 48 लाख। ये होगा कैसे, मैजिक, उसको ही स्टडी करना है। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को याद कर लेते हैं। याद है कंपाउंड इंटरेस्ट में फॉर्मूला होता था A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N। हैव यू हर्ड ऑफ दिस फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आपने देखा हुआ है। दिस इज A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर N। यहां पे हम पढ़ते थे ए क्या है, ए है अमाउंट, यानी हमारी मेच्योरिटी वैल्यू। यहां पी क्या है, पी इज द प्रिंसिपल। यहां आर क्या है, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड यहां एन क्या है, नंबर ऑफ इयर्स। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारे ए की वैल्यू कितनी आएगी, 5 लाख रुपीस का प्रिंसिपल इन्वेस्टेड है, रेट है 12%, 12 डिवाइडेड बाई 100 and then power में 20, so this will look like 5 into 1.12 to the power 20। अब हमें सॉल्व करना है 1.12 to the power 20, इस कैलकुलेटर में हो जाएगा कैसे, आइए जानते हैं। प्लीज हाँ मेरे साथ में एक बार 1.12 to the power 20 करके देखना है। इसके लिए हम करेंगे क्या, एक एक करके स्टेप्स में लिखवाऊंगा, बट आप पहले एक बार जो मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे कीजिए। कैलकुलेटर में टाइप करें 1.12, ये आपका स्टेप नंबर 1 है। करें मेरे साथ साथ करें, 1.12 कैलकुलेटर पे टाइप करें। किया,
मल्टीप्लीकेशन एक बार प्रेस कर दीजिए, वन टाइम मल्टीप्लीकेशन प्रेस कर दीजिए, डन दैट। इक्वल टू प्रेस कीजिए n-1 टाइम्स, यानी कि 19 टाइम्स। आपको इक्वल टू प्रेस कितनी बार करना है? n-1 टाइम्स। यहां पे n यानी पावर में कितनी है? 20। तो आपको इक्वल टू प्रेस करना है कितनी बार? 19 टाइम्स। तो इक्वल टू पे गिनती करते हुए प्रेस कीजिए 19 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। आपका रिजल्ट कितना आया? मेरा रिजल्ट आ रहा है 5 इंटू 9.6463। राउंड ऑफ किया ऑब्वियसली मैंने, बट मेरा रिजल्ट आ रहा है 9.6463। आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? परफेक्ट। जिन्नत ने पूरा आगे तक कैलकुलेशन करके दिखा दिया, तो वो काफी आगे बढ़ गई, लेकिन फॉर द टाइम बिंग ये हमारी 1.12 टू द पावर 20 आ रही होगी। मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, 9.6463 इंटू 5, द रिजल्ट इज 48.23 lakhs, यानी जिसकी मैं बात कर रहा था 48,23,000 कम से कम इसकी वैल्यू हो जाएगी। 48,23,000 इसकी वैल्यू हो जाएगी। हमने क्या किया? सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पे यूज किया है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या मानता है कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आया, फिर अगले साल इस प्रिंसिपल प्लस पुराने इंटरेस्ट दोनों पे इंटरेस्ट आएगा, फिर उसके अगले साल फिर सब पे आएगा, एंड सो ऑन। सिंपल इंटरेस्ट ये नहीं मानता। सिंपल इंटरेस्ट मानता है कि जो प्रिंसिपल है बस इंटरेस्ट उसी पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वाली बात सिंपल इंटरेस्ट कवर ही नहीं करता। इसी वजह से सिंपल इंटरेस्ट इज रेयरली यूज्ड। ज्यादातर जगह कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होता है। तो आज से आदत डाल लो अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना? ये एक छोटी सी हैबिट डालनी है। वैसे रिजल्ट्स कितने जबरदस्त आ रहे हैं वो देखिए। आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और वो 5 लाख रुपए कितने बन गए? इट बिकेम 48 लाख रुपीज। अब थोड़ा सा एक रियलिटी चेक भी करा देता हूं, बिकॉज मेरे अंदर ना हमेशा एक फैसिनेशन रहती है कि स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाना है, बट मैं रियल लाइफ पर्सनल फाइनेंस भी सिखाना चाहता हूं। तो अब वो मैं कैसे समझाऊंगा आपको? समझाता हूं आपको, थोड़ा सा ना आपके जो एक्सपेक्टेशंस है उसको क्लियर करता हूं। आपको अभी देख करके ऐसा लग रहा होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स इस तरह से ग्रो करेंगी। सपोज करो, हियर वी हैव इयर्स, here we have amount. You started at 5 lakhs. So after 5 lakhs, in 20 years, your investment would reach 48 lakh rupees. ये आपको लग रहा होगा ऐसा होता होगा, ये लाइन ऐसी होती होगी, है ना? और सच बताऊं तो कंपाउंड इंटरेस्ट यही सिखाता है हमको कि ये लाइन ऐसी होगी। बट लेट मी टेल यू, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो 48 lakhs आपको ये लाइन दिखा रहा है ना, वो दरअसल ऐसी होती है। यू स्टार्ट लाइक दिस, पहले आप अंडर परफॉर्म करते रहते हो एंड फिर सडनली यू मीट अप हियर। तो आप बहुत बड़े पोर्शन में अपने इस लाइन के नीचे ही रहोगे। हाँ, हो सकता है आप इसके ऊपर चले जाओ कोई पॉइंट पे, लेकिन ज्यादातर टाइम योर वेल्थ विल इंक्रीज वेरी स्लोली, एटलीस्ट इन द इनिशियल ईयर्स। आपको इनिशियल ईयर्स में लगेगा कि कुछ हो ही नहीं रहा यार, मूवमेंट ही नहीं हो रही, एंड ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट विल पिक अप। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं। आप कभी भी ये मत सोचना आपकी वेल्थ एक लीनियर वे में ग्रो करेगी। कई लोगों के लिए ये ग्रो ऐसे भी करती है, बहुत ज्यादा जंप भी होता है, ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है, उतार और चढ़ाव चलते रहते हैं। कभी आपके इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, कभी बहुत खराब कर रहे हैं। तो आप इस लाइन के इर्द गिर्द रह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली लाइन पे हर बार होंगे ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो ये अपनी एक्सपेक्टेशन भी एकदम क्लियर करनी चाहिए डे वन से। आप फाइनेंस पढ़ने जा रहे हो तो फाइनेंस का ये पहला बुनियादी चीज है कि चीजों को हम एक एवरेज परसेंटेज पे जरूर देखते हैं, बट रियल लाइफ इज नॉट लाइक ऑफरिंग 12% एवरी ईयर। रियल लाइफ में कभी आपको 40% रिटर्न भी मिलेगा साल का, तो कभी -30% भी रिटर्न मिल सकता है। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल ऑफ दैट। क्लियर? ये आपका लेसन नंबर 1। बट कमिंग बैक टू अवर फॉर्मूला हियर, तो इस फॉर्मूले को ना थोड़ा सजाने का मन है। ये फॉर्मूला मुझे इतना इंट्यूटिव नहीं लग रहा है, मुझे और बेटर दिखाना है इस फॉर्मूले को। कैसे दिखाया जाए, आइए इसी के ऊपर चर्चा करते हैं। मैं यहां पे ना, ये जो ए है, ये ए को अमाउंट, कितना अजीब सा नाम है, इसको बेटर नाम देते हैं। हम इसको बेटर नाम देंगे एफ वी। एफ वी का मतलब क्या हो जाएगा? फ्यूचर वैल्यू। हम टेक्निकली क्या कर रहे हैं समझिए, जो हमारा सवाल भी था
उस सवाल में हम 5 लाख रुपए आज डाल रहे थे और हमको पता करना था कि हमको 20 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे, तो हम जो ढूंढ रहे थे वो तो एक फ्यूचर की वैल्यू है, इसीलिए उस अमाउंट को अब हम एक नया नाम देंगे और वो नया नाम होगा फ्यूचर वैल्यू। ठीक है भैया, सिंपल है। वैसे ये जो P है, P को भी एक नया नाम देंगे, P विल नाउ बिकम प्रेजेंट वैल्यू। रादर देन नेमिंग इट एज प्रिंसिपल, अब हम इसे प्रेजेंट वैल्यू कहेंगे। सो ये प्रिंसिपल की जगह इसको नाम मिल गया प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा, ये R/100 ना मेरे को जचा नहीं, क्या हर बार रेट लेने का है फिर उसको डिवाइड बाई 100 करने का है? एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट कोई भी परसेंटेज को कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल फॉर्म में। जैसे ही आप इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसे हम आई कहेंगे। आई मतलब इंटरेस्ट रेट। भैया कैसे करते हैं इसको, सिखा दो जरा, आओ सिखाता हूं। जैसे अगर 12% आए तो इसको आप लिखते हैं एज 12/100 और फिर इसकी वैल्यू होती है 0.12। तो इतना क्यों मतलब लॉन्ग रूट लेना है, शॉर्टकट लेते हैं। 12% का मतलब होता है 0.12, तो इस हिसाब से तो 15% का मतलब क्या होगा 0.15। डू यू एग्री? हाँ भैया ठीक है। अच्छा 22% का क्या होगा 0.22। हाँ भैया ये भी ठीक है। अच्छा 39% का क्या होगा भैया 0.39। 5% का कितना होगा बताइए तो, हाउ मच विल बी 5%? अगर आप इसे डेसिमल फॉर्म में बताने जा रहे हैं तो चैट में जरूर अपनी बात लिखिए प्लीज। हाउ मच विल इट बिकम? ओके ईशा अपूर्वा सब बोल रही है 0.05 हो जाएगा भैया। ओके ठीक है, इट विल बिकम 0.05। परफेक्ट। अभी मैं हार्ड वाला पूछने वाला हूं। 102% को कैसे लिखेंगे? हाउ विल वी राइट 102? 102% को कैसे लिखे बच्चा? ओहो क्या बात है, 1.02। जीनत इज सेइंग भैया इसको 1.02 डाल दो। अच्छा चलो और हार्ड करता हूं, 0.8% को कैसे लिखे? 0.8%। 0.008। क्या बात है बच्चा लोग, वेरी गुड, यू आर पिकिंग इट अप वेरी फास्ट। ये सबको समझ में आ रहा है भैया करना क्या है? देखो एट द एंड जो भी परसेंटेज दिया है, परसेंटेज का मतलब ही होता है परसेंट। तो जिसका भी वैल्यू दिया है उसको डिवाइड बाई 100 कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो अपने आप डेसिमल्स में आएगा और उसी से हमको मतलब है। यही चीज हम टीवीएम में रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज कर रहे हैं। rather than doing R/100 हम सीधा उसको लिखने वाले हैं आई, और वो आई की वैल्यू डेसिमल फॉर्म में हम लिखेंगे हमेशा। और जो n है नंबर ऑफ इयर्स ना, उसको फिलहाल नंबर ऑफ इयर्स ही रखने दे रहा हूं मैं, बट थोड़ी सी देर बाद ही इसको नंबर ऑफ इयर्स के जगह मैं नंबर ऑफ पीरियड्स बोलने लग जाऊंगा। क्यों? आपको थोड़ी देर में मेरा जो नजरिया है वो समझ में आने लगेगा। बट फॉर द टाइमिंग लेट्स डू इट इन अ टिपिकल वे। आइए सवाल करते हैं। एक और एग्जांपल लिखो बच्चा। सपोज करो आज अपने पास 1 करोड़ रुपए हैं। मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं फॉर 5 इयर्स। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 25% पर एनम। भैया कुछ ज्यादा ही रेट ले लिया आप, ठीक है सॉल्व तो करेंगे, देखेंगे। आपको कैलकुलेट करना है फ्यूचर वैल्यू। क्या आप कर पाएंगे ये काम? आपकी मदद के लिए मैं फॉर्मूला वापस आपके लिए लिख देता हूं। एज पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, FV is equal to PV into 1 plus I to the power n. Here FV is equal to future value, PV is equal to present value, और इसकी वैल्यू भी हमें पता है, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 1 CR।
आई शुड बी 0.25, यानी कि आपकी इंटरेस्ट पर एनम है ये। एन इज नंबर ऑफ इयर्स, जो कि है 5। सॉल्व करो बच्चा और मुझे बताओ आपका एफ कितना आ रहा है, फ्यूचर वैल्यू कितना आ रहा है। पावर करने के लिए इनटू एक बार इक्वल टू 4 बार प्रेस करना पड़ेगा। शुरुआत करेंगे 1.25 से। थ्री 3.05, चलो बड़े परफेक्ट है। जीनत ने जो जवाब दिया आई थिंक वो करेक्ट है। सिमिलरली ईशा आपका भी जवाब एकदम करेक्ट है। 3 करोड़ के आसपास का कुछ फिगर हो जाएगा। पांच ही साल में पैसे 3 गुना हो गए। हमें थोड़ा रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा दोस्तों। 25% कमाना मजाक की बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप 25% की रेट पे कमा पाओगे, और वो भी लगातार 5 साल तक। ये प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल होगा, थ्योरेटिकली सुनना बहुत आसान है। अब कई लोग ऐसा सोचते हैं, हे व्हाई 25 इज नॉट पॉसिबल। अरे जाओ जी, जरा एफडी वेफडी देखो बाजार में कितनी मिल रही है। एफडी 7% से ज्यादा नहीं मिल रही, तो एफडी में आपको 7 मिल रहा है और आप ख्वाब देख रहे हो 25 का। नीचे आओ गुरु, नीचे आओ। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे ना, उसे ख्वाब देखते रह जाएंगे। और सच बता रहा हूं, आज की डेट पे जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स जितने हैं, उनका काम यही है, आपको एक्सेल पे ना ख्वाब दिखाना है। आपको दिखाना है, देखो 25% रेट से तो आप इतने पैसे वाले हो जाओगे। अरे मैं अगर आपको यहाँ पे 5 इयर्स की जगह 15 इयर्स लिखवा देता ना, तो ये पैसे पता ही नहीं कितने ज्यादा हो जाते। एक बार कैलकुलेट करो तो विथ 15 इयर्स ये अमाउंट कितनी बड़ी हो जाती। कर लेते हैं वापस। 15 इयर्स के लिए 14 बार प्रेस करना है। ये अमाउंट हो जाता है 28.42 करोड़ के आसपास। आराम से करके देख लो, 28.42 करोड़ के आसपास ये फिगर आ जाता ना। अब देखो ये कहानी सुनाने में तो ये मस्त लगती है कि सी इफ यू हैव ओनली 1 करोड़ रुपीज राइट नाउ, इन 15 इयर्स यू विल बिकम अ मल्टी मिलियनर, मल्टी बिलियनर, भगवान जाने क्या क्या। आपके पास तो 28 करोड़ रुपए हो जाएंगे, और 4-5 साल आगे निकल जाएंगे तो ये 100 करोड़ का आंकड़ा भी क्रॉस कर देगा। 2-3 बातें यार रियलिस्टिकली सोचनी है हमें। नंबर 1, 20 साल तक, 15 साल तक ये सिर्फ किताबों में इन्वेस्ट होता है। रियल लाइफ में करने जाएंगे तो 56 तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में। पैसे कभी ना कभी हम निकाल ही लेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट से, सो दैट वुड हैपन। हमें अगर इन किताबों के जितने बड़े नंबर्स अचीव करने हैं तो उतना डिसिप्लिन भी चाहिए हमें लाइफ में। हमें उतने टाइम तक इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। दूसरी बात, यहां जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले रहे हैं 25%, हमें हमेशा किताब को पढ़ना है, अच्छी बात है, लेकिन रियलिस्टिकली ना हमेशा अपने रूटेड रहना है कि क्या ये पॉसिबल है। आपका क्वेश्चन हमेशा ये होना चाहिए, भैया आप तो मार्केट के बारे में जानते हो, क्या 25% पॉसिबल है। तो मैं कहूंगा 25% पॉसिबल शायद है भी, लेकिन इसके लिए ना बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये सब होगा। ऑब्वियसली इन सब चीजों के बारे में आपको टाइम टू टाइम मैं सिखाऊंगा, नई नई चीजें आपके इंट्रोड्यूस करूंगा आप तक, लेकिन पॉसिबली आफ्टर एग्जाम्स, ठीक है ना। अभी के लिए मेरा मन यही है कि यार हम पढ़े ऑब्वियसली, लेकिन रियल लाइफ से सिर्फ परिचय करते रहे, रियल लाइफ से हमारा इंट्रोडक्शन हो जाए, क्योंकि रियल लाइफ में क्या ये पॉसिबल है। ऑन फेस मैं कहूंगा इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव 25%, पर ठीक है, नंबर्स बड़े बड़े आते हैं, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। एनीवेज, यहां पे आपने देखो क्या काम किया। मैंने आपको अभी एक अमाउंट बताई और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया, नंबर ऑफ इयर्स बताया, और फिर आपसे पूछा फ्यूचर वैल्यू। क्या आप यही काम उल्टा कैलकुलेट करके कर सकते हो? नहीं समझे मेरी बात? मैं समझाता हूं, सवाल देता हूं एक, लिखो और एक एग्जांपल। you need
rupees 2.90 crores. You need rupees 2.90 crores after 5 years to buy your dream home. How much should you invest today? At the rate 12% per annum to ensure that your goal is achieved after 5 years. सवाल समझिएगा, हमको एक घर समझ में आ गया है, पसंद आ गया है, घर की कीमत है 2.9 करोड़। 5 साल बाद आपको ये घर लेना है और ये कीमत भी 5 साल बाद की, आज की कीमत नहीं है, 5 साल बाद की कीमत है। 12% की रेट से आपको कमाना है। आप बताओ कितने रुपए आज आपके पास होने चाहिए ताकि फ्यूचर में आप ये घर लेने लायक स्थिति में आ जाए। सवाल थोड़ा सा अलग है दोस्तों। हर बार हम क्या कर रहे थे, फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे यूजिंग दिस फॉर्मूला, पर अब मैं फ्यूचर वैल्यू आपको बता रहा हूं, पूछ थोड़ी ना रहा हूं। आई एम आस्किंग यू द प्रेजेंट वैल्यू। तो यहां प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला कैसे बनाए, पीवी को एक तरफ रख दो और बाकी सारी चीजों को एक तरफ ले आओ। द फॉर्मूला बिकम्स लाइक एफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन। एफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन, क्या बोलते हो आप लोग? तो हमारी फ्यूचर वैल्यू है 2.9 करोड़, मैं इसको लाखों में लिख रहा हूं, 290 lakhs डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, 5 साल का मेरे पास समय है। कैलकुलेशन पे कैसे करनी है भैया? कुछ नहीं, 290 ऊपर लिखो, नीचे आपको 1.12 टू द पावर 5 चाहिए। कैलकुलेटर पे टाइप करोगे 1.12, मल्टीप्लीकेशन एक बार इक्वल टू 4 बार। $164.55 लाख, यानी सीधी सी बात है भाई, इतना बड़ा ख्वाब देखना है कि हमको घर लेने का है 2.9 करोड़ का, और हमारे जेब में आज की डेट पे 1,60,00,000 नहीं है, तो आप हद से ज्यादा बड़ा सपना शायद देख रहे हो। और आप कहेंगे भैया ऐसे कैसे कह सकते हो, आप हमें बेलिटिल कर रहे हो, आप हमें ना नीचा दिखा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, हकीकत दिखा रहा हूं। सी, फाइनेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है लाइफ में, पता है? क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा है बहुत सारे फाइनेंशियली डिस्टर्ब्ड दोस्तों को, सीनियर्स को, कई बार हमारे पेरेंट्स की एज तक में भी मैंने देखे हैं कि फाइनेंशियली बहुत गलत गलत हम डिसीजन लेते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बताता हूं। मेरे ख्याल से आप में से कई लोग आज की डेट पे आईफोन यूज करते होंगे, नहीं करते हैं तो एस्पायर डेफिनेटली करते हैं। अच्छा चलो ये बात तो तय है कि जिस दिन आपकी नौकरी लग जाएगी उस दिन तो आप आईफोन लेने की इच्छा जताओगे। आईफोन उस समय तक मान लो 1.5 लाख रुपए का आएगा, 1.5 लाख का। नौकरी आपकी 50,000 की होगी, एक बार मान लेते हैं 50,000 में भी कट कटा के 20,000 रुपए आप बचाओगे। आपको लगेगा चलो ईएमआई पे आईफोन ले लेते हैं, और आईफोन लेकर के उसके पैसे जो किश्त बनती है, जो उसकी ईएमआई बनती है, वो चुकाते रहेंगे अपने सेविंग्स में से कम आईफोन को एंजॉय तो कम कर पाएंगे। बात सही है, कुछ खराब नहीं है इसमें। आप हमेशा इस कल्चर में जाकर के कोई भी चीज को एडवांस में ले सकते हैं, बट जब भी ऐसा काम करें तो एक बार अपनी सेल्फ वर्थ इवैल्यूएट जरूर करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये घर वाला बहुत अच्छा किस्सा है। आज अगर एक घर 2.9 सीआर का हमको 5 साल बाद लेना है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो आज आपके पास 1.5 करोड़ भी नहीं है ना, तो आप वैसे ख्वाब मत देखो। नहीं भैया, अगर फिर भी ख्वाब देखना हो तो करो, अगर आपको जरूरत है पूरी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देन
आप इसके लिए अगर आपके पास पैसे कम है तो आप अपने को ओवर बर्डन करोगे विथ लोन्स, और लोन्स आपके लाइफ में कितने डेंजरस हो सकते हैं ये अगले चैप्टर में मैं आपको सिखाऊंगा, विच विल बी लेवरेज। तो वहां लोन्स की बातें अलग से कर रहे होंगे, बट रियल लाइफ में पर्सनल फाइनेंस को हमेशा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ये वर्थ इट है, क्या मैं सच में ये काम कर सकता हूं। जैसे मैं बताता हूं, एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है अगर किसी के पास सिर्फ 50 लाख रुपए हैं, ओनली 50 लाख रुपीज, और वो इतना बड़ा खुद के लिए एम रख लेता है। आप बोलेंगे क्या प्रॉब्लम क्या है? मैं बोलता हूं प्रॉब्लम क्या है कि उसके 50 लाख मान लेते हैं ग्रो करके 1.7623 है ना, 1.7623 लगभग 88 लाख हो भी जाएंगे, तो भी इस जनाब को 2 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ेगा, 2.1 करोड़ का लोन लेना पड़ेगा, 2.1 करोड़। अब ये लोन इनके पीछे कैसे पड़ेगा उसको नेक्स्ट एग्जांपल में सीखते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल क्या लिया, समझो मेरी बात। हमारे पास में 50 लाख रुपए हैं, हमने 50 लाख को 12% की रेट पे ग्रो किया 5 साल तक, हमारे पैसे 88 करोड़ हो गए। मैं एक बार रफली इसको 90 करोड़ मान लेता हूं। अगर ये 90 करोड़ का अमाउंट हो गया तो भी हमको तो 2 करोड़ का एक लोन लेना पड़ेगा। अब ये 2 करोड़ के लोन को हम 10 इयर्स में अदा करना चाहते हैं, 10 इयर्स में पे करना चाहते हैं। अब मैं आपको इसकी ईएमआई कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा, थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। आई विल टीच यू कि ये 20 करोड़ का लोन अगर आप 10 साल में रीपे करना चाहते हैं तो आपको हर महीने इसकी कितनी किश्त चुकानी होगी, कितनी ईएमआई चुकानी होगी, सब सीखेंगे। थोड़ा सा सब्र कीजिएगा, ठीक है? इसके ऊपर में भी आएंगे। पर हाँ, लोन तो 2 करोड़ का लेना पड़ जाएगा ना, तो अब वो 2 करोड़ का लोन सह पाएंगे नहीं सह पाएंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे, बात की बात है। फिलहाल हम अभी 2 चीजें जो सीखे हैं उसको थोड़ा सा ग्रिप में लेकर के आते हैं एक फाइनल एग्जाम्पल के साथ में। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर आपने ये सीख लिया लगभग आपका काम हो जाएगा, ठीक है? आइए फाइनल एग्जाम्पल की बात करते हैं। सपोज you have taken a loan of rupees 10 crores today at the rate of 9% per annum for 10 years. You chose to invest rupees 10 crores for the next 5 years at the rate 11% per annum and at the rate 12% per annum for the next 5 years. Calculate your net profit after 5 years. सवाल थोड़ा सा झमेलेदार है, ध्यान से सुनिएगा, ट्राई कीजिएगा समझने का। मुझे लगता है, उम्मीद है पूरी कि आप बना लोगे। सवाल क्या, सुन लो। आपने 10 करोड़ रुपए आज ब्याज पे उठाए हैं, इंटरेस्ट पे लिया है आपने, 9% की रेट पे इंटरेस्ट पेबल है। 10 साल के लिए आपने ये लोन लिया है। जाहिर सी बात है, ये इकलौता इतना स्टेटमेंट पढ़ के भी हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमको कितने पैसे इस लोन के बदले चुकाने होंगे 10 साल बाद। उसका रिजल्ट क्या आएगा, मैं आपकी हिंट के लिए बता देता हूं। इट विल बी 10 into 1.09 to the power 10.
सॉल्व कर लेना, रिजल्ट आएगा इसका। लेकिन फिर क्या हो रहा है, हम अपने 10 करोड़ रुपए को 5 साल तक के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं एट द रेट 11%। सो बेसिकली वी हैव स्टार्टेड एट 10 करोड़, हम इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं 11% पर एनम पे। 5 साल बाद इसकी वैल्यू क्या होगी हमें पता लगाना है। जो वैल्यू हमारे पास यहां आएगी उसको और हम 12% पर एनम की रेट पे इन्वेस्ट करेंगे अगले और 5 साल तक। तो टोटल 10 साल बाद हमारे पास कितने रुपए हो जाएंगे ये भी हमें पता करना है। जाहिर सी बात है, जितने रुपए हम पाएंगे वर्सेस जितने रुपए हमें चुकाने होंगे, ये अगर हम गैप ढूंढ डालें तो हमें नेट प्रॉफिट का वैल्यू मिल जाएगा, है ना। तो आइए फाइंड आउट करते हैं इसको। सबसे पहले तो अपने कैलकुलेशन करते हैं रीपेएबल का। अमाउंट रीपेएबल अगेंस्ट लोन आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल बाद आपके हिसाब से कितने रुपए हमें चुकाने पड़ेंगे, सोचिए जरा, बुद्धि लगाइए। 10 करोड़ का आपने लोन लिया, फॉर्मूला होता है पीवी इंटू 1+i⁴n। लोन लिया आज, तो आज की वैल्यू है 10 करोड़। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, 9%, और 10 साल का ये लोन है। बच्चा इसको सॉल्व करने के लिए 1.09 लेंगे, मल्टीप्लीकेशन एक बार इक्वल टू कितनी बार करेंगे भैया, एक बार कम करते हैं ना, 9 बार करेंगे। इक्वल टू हम प्रेस करेंगे 9 टाइम्स। क्लियर? आओ जी, लेट्स टाइप एंड सी कितना आ रहा है। 1.09 मल्टीप्लीकेशन एक बार इक्वल टू कितनी बार, 9 टाइम्स। ये आ रहा है 10 करोड़ इंटू 2.3674। सो ये आ रहा है 23.67 करोड़ रफली। हमें रफली चुकाने होंगे 23 करोड़ 67 लाख। 23 करोड़ 67 लाख। एक बार आराम से कैलकुलेट कर लो, मुझे बताओ क्या यहां तक आप पहुंच गए क्या। टेल मी इफ यू हैव रीच्ड हियर टिल हियर। गुड, वेरी गुड। तो भाई ये चुकाना है हमें लोन के अगेंस्ट। अब हमें समझना है कि हम जो इन्वेस्ट करेंगे वो कितना होगा। तो वी आर फर्स्ट कैलकुलेटिंग अमाउंट रिसीवेबल आफ्टर फर्स्ट 5 years। हमें 5 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे ये हमें सीखना है। तो भाई हमने 10 करोड़ रुपए उठा करके लगा दिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11% का, और 5 साल तक हमने पैसे इन्वेस्ट किए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 11%, हमने 5 years तक अपने पैसे इन्वेस्ट किए। सो दिस विल बी 1.11 इंटू एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे 4 बार, 1 2 3 4। सो हमने 1.11 लिया, पावर में 5 करने के लिए इक्वल टू प्रेस करेंगे 4 टाइम्स। सो 1.11 टू द पावर 5 आ जाएगा, ये आएगा 1.6851। तो ये आ गया 16.85 करोड़। 16.85 करोड़।
अब हम इसी पैसे को वापस री इन्वेस्ट करेंगे अगले 5 साल तक के लिए। सो वी विल री इन्वेस्ट 16.85 सीआर। अब की बार हमको 12% के तौर पे कमाना है फॉर 5 इयर्स। 1.12 टू द पावर 5 वापस सेम काम करना है। तो अब की बार 1.12 इंटू इक्वल टू 4 बार। सो 1.12 इंटू इक्वल टू कितनी बार? 4 टाइम्स। 1 2 3 4 यार 16.85 इंटू 1.7623 ये आ रहा है 29.69 करोड़। आपको पैसे मिल रहे हैं 29.69 करोड़। आपको चुकाने होंगे 23.67 करोड़ एंड जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट है 6.02 करोड़। 6.02 करोड़ इज योर प्रॉफिट आफ्टर 5 इयर्स, सॉरी आफ्टर 10 इयर्स। 10 साल बाद का प्रॉफिट है ये आपका 6.02 करोड़। कैसे आया? सिंपल है भैया, जो 10 करोड़ का हमने लोन लिया था उस पे हमको 9% की रेट पे इंटरेस्ट देना था, तो हमने उसका फ्यूचर वैल्यू आइडेंटिफाई किया 10 साल बाद। लेकिन इसको हमने जब इन्वेस्ट किया तो हमने सेगमेंट्स में इन्वेस्ट किया, पहले 5 इयर्स फिर 5 इयर्स। तो फॉर द फर्स्ट 5 इयर्स हमने पावर में लगाया 1.11 टू द पावर 5, सॉल्व किया, जितने रुपए आए उसको हमने फिर से इन्वेस्ट किया एट द रेट 12%, एंड वो 12% पे हमको यहां पे क्या मिला? एक कंपाउंड होकर के फाइनल वैल्यू मिला 29 समथिंग करोड़। नेट में 6 करोड़ का हमें फायदा हुआ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो एग्जाम्पल आपने किया ये एग्जैक्ट वही काम है जो बैंक्स करती है। आप खुद अगर एक एफडी करने जाओ बैंक में, मान लेते हैं बढ़िया एफडी की रेट भी चल रही है, तो भी बैंक आपको 9% से ज्यादा एफडी पे ब्याज तो नहीं देगी। आज की डेट पे तो चलो 7%, 7.5 ही है मैक्सिमम, बट 9% भी दे दे तो भी बैंक का क्या बिगड़ रहा है? बैंक ने मान लो 9% पे आपसे पैसे उठा लिए, 10 साल की एफडी करवाई आपसे। अब 10 साल की एफडी में बैंक श्योर हो गया कि आप पैसे 10 साल बाद मांगोगे, और बैंक को पता भी चल गया कि अगर हम 10 करोड़ रुपए की एफडी करवाए हैं किसी से, हमको 10 करोड़ रुपए आज मिलते हैं, हमें चुकाने होंगे 23.67 करोड़। बैंक वाला क्या करेगा? इस 10 करोड़ के पैसे को किसी बोरोअर को दे देगा, किसी कंपनी को या जिसको भी जरूरत होगी उसको लोन देगा, और उसको लोन सस्ती रेट में नहीं देगा, उसको लोन दिया जा रहा है 11 या फिर 12% पे। पहले 5 साल के लिए 11% पे हमने दिया और अगले 5 इयर्स पे हमने 12% पे लोन दिया। नेट नेट आप देखो बैंक को कितना फायदा होगा? 6 करोड़ रुपए का ओनली ऑन दिस ट्रांजैक्शन आफ्टर 10 इयर्स। है ना इंटरेस्टिंग? ये है ब्याज की कैलकुलेशंस, ये है इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस। इसी को हमको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में सीखना है, यही हमारा एजेंडा है, और कुछ हमारा एजेंडा नहीं है भैया, ये हमें कैलकुलेशन करनी सीखनी है। बोलो जी, क्या यहां तक प्रोसेस समझ में आया आपको? क्या सारी कहानी यहां तक आपको समझ में आ रही है? बोलो जी, आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग टिल हियर? यस सर, ओके ठीक है, परफेक्ट है। पर देखो अब ना थोड़ा सवाल बदलेंगे। मैं अभी आपको 2 फॉर्मूले सिखाया हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बुक में सारे हैं तो बुक में जगह है वहां लिखेंगे, बट आपको मैंने 2 फॉर्मूला सिखाया है। एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन, और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया है पी वी इज इक्वल टू एफ वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन। यहां पे जो एफ वी है वो है फ्यूचर वैल्यू, जो पीवी है वो है प्रेजेंट वैल्यू,
जो इंटरेस्ट है वो है इंटरेस्ट पर एनम, और जो एन है वो है नंबर ऑफ इयर्स। यहां तक तो ऐसा ही चल रहा है, बट अब मैं इसमें थोड़ा बदलाव करना चाहता हूं। भैया हर बार हमको इंटरेस्ट साल भर में एक बार मिलेगा ये जरूरी थोड़ी ना। हमको हर महीने अगर कोई इंटरेस्ट देने वाला मिल जाए तो। मैं बोला मैं समझा नहीं। भैया अगर ऐसा हो कि हमको कोई एक ऐसा कंपनी आ जाए या कोई ऐसा बैंक आ जाए जो बोले कि हम आपको 1% रिटर्न देंगे पर मंथ, अच्छा, तब तो भैया पूरी सिचुएशन चेंज हो जाएगी ना। तो उस समय ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके फॉर्मूले में तो आप इंटरेस्ट पर एनम लेते हो। अगर कोई हमको आकर के ऑफर करने लगा पर मंथ, तब इस फॉर्मूले को थोड़ा बदलने की जरूरत है। ज्यादा नहीं, फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन इसको समझना अलग स्टाइल से पड़ेगा। जब आपको आपका परसेंटेज पर मंथ दिया जाने लगे तो आप समझ लेना अब आपको पर ईयर से काम नहीं चलेगा, आपको उस ईयर को पर पीरियड बनाना पड़ेगा। वो पीरियड कितना भी हो सकता है, इट कैन बी मंथ्स, इट कैन बी क्वार्टर्स, इट कैन बी वीक्स, इट कैन बी एनीथिंग। तो आप यहां पे जो इंटरेस्ट पर एनम है ना, इसके जगह यूज करेंगे इंटरेस्ट पर पीरियड। और जो आपका नंबर ऑफ इयर्स है ना, इसके जगह आप यूज करेंगे नंबर ऑफ पीरियड्स। भैया थोड़ा समझा दो इसको अच्छे से, मैं समझाता हूं। सपोज करो एक बैंक है जो ऑफर कर रही है अपनी एफडी पे 9% रिटर्न पर एनम, बट कंपाउंडेड मंथली। भैया इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि साल की रेट बोले तब तो 9% बोलेंगे, लेकिन पैसे आपको साल में एक बार नहीं मिल रहे इंटरेस्ट, आपको हर महीने इंटरेस्ट मिल रहा है। यू आर गेटिंग इंटरेस्ट एवरी मंथ। अच्छा, अगर ये एफडी 5 साल की हो तो क्या आपको पता है आप कितने महीनों तक इन्वेस्टेड रहोगे इधर? समझना इस बात को, हम यहां पर एनम पे नहीं पर मंथ की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप 5 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट में, तो फॉरगेट अबाउट नंबर ऑफ इयर्स, कैन यू टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ पीरियड्स यू विल होल्ड दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट? तो इसका भी जवाब है भैया वी विल होल्ड इट फॉर 60 मंथ्स। वी विल होल्ड इट फॉर 60 मंथ्स। ये 60 मंथ्स अपने आप में नंबर ऑफ पीरियड बताता है, वेयर माई पीरियड इज इक्वल टू अ मंथ। अब मैं साल की बात नहीं कर रहा, अब मैं सब कुछ मंथ्स में बात कर रहा हूं। अच्छा भैया अगर आप मंथ्स में बात कर रहे हैं तो ये 9% भी कैसे चलेगा? दिस 9% इज पर एनम ना, इसको भी कन्वर्ट करो पर मंथ में। इट इज ऑल्सो इजी। 9 को पर एनम से पर मंथ ले जाना आसान है। कैसे करेंगे भाई? 9% मिलता है साल भर में, साल भर में होते हैं 12 महीने, तो हर महीने का कितना हुआ? लेट्स कैलकुलेट। 9/12 0.75%। 0.75% is now your interest rate। बात पूरी बदल गई दोस्तों। Here now I is equal to 0.75% per month and N is equal to 60 periods या फिर months। आप खुद सोचो ये कितना डिफरेंट लगता है देखने में। अगर आप इसको एनुअली सॉल्व कर रहे होते तो दिस वुड हैव लुक्ड लाइक पीवी इंटू 1.09 टू द पावर 5, लेकिन जब आप इसे मंथली सॉल्व कर रहे हो तो ये हो गया पीवी इंटू 0.75% को लिखेंगे 0075 टू द पावर 60। इस चीज को प्लीज ऑब्जर्व करो, इस चीज का फर्क समझो। आपको अगर कंपाउंडिंग एनुअल बेसिस पे ना दे, मंथली बेसिस पे दे, इसका मतलब यही होता है कि आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट साल में एक बार नहीं मिलेगा, वो साल में हर महीने मिल रहा है आपको। सो 12 बार इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ऑब्वियसली 9% की रेट से थोड़ी ना हम आपको 12 महीने देते रहेंगे, आपका रेट भी उस तरह से कम हो जाएगा। मैं अगर 12% पर एनम बोलूं तो यू शुड बी टेकिंग इट 1% पर मंथ। मैं अगर 18% पर एनम बोलूं यू शुड बी टेकिंग इट 1.5% पर मंथ। आप इसे कृपया करके
हमेशा पर मंथ पे लेना। किस पे लेना? पर मंथ पे। और वो पर मंथ कैसे करना है? डिवाइड बाई 12 करके। बोलो जी, क्या ये बात समझ में आई आपको? चलो एक और छोटा सा एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज यू इन्वेस्टेड ₹1 lakhs today at the rate 12% per annum, compounded monthly for 1 year. What will be the maturity value? आपको अंत में कितने रुपए मिल रहे हैं? पहला, यहां 12% पर एनम जो दिया बच्चा, इसको पकड़ना 1% पर मंथ। आपकी मंथली कंपाउंडिंग है तो हर चीज को मंथ में ले जाना है। इस 1 ईयर को भी प्लीज लीजिएगा एज 12 मंथ्स। सो आपका फॉर्मूला ही क्या हो जाएगा? फॉर्मूला विल बी एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 + i⁴n। हेयर आई इज इंटरेस्ट रेट पर एनम, नो, पर क्वार्टर या पर मंथ यहां पे, तो इट इज पर मंथ। और यहां पे n will also become number of months rather than number of years. So the formula will look like 1 lakh into 1.01 to the power 12. सॉल्व करिए प्लीज इसको। एक बार इक्वल टू कम प्रेस किया ईशा, लगता है आपने। इक्वल टू 11 बार प्रेस करना है, 11 टाइम्स। वापस करो एक बार। 1.01 इंटू एक बार इक्वल टू 11 टाइम्स। यस सर, आ गया, क्या बात है, वेरी गुड। बाकी बच्चे बताओ, क्या आप लोग के रिजल्ट्स आए? हैव यू गॉट द रिजल्ट्स? गुड। One final example here. Suppose you need ₹5 lakhs after 16 months. Suppose you need 5 lakh rupees after 16 months. You have ₹4 lakhs today to be invested in
an investment bearing to be invested in an investment providing monthly interest. How much percentage per annum should the investment yield for you to reach your goal? और ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बना दिया मैंने। आराम से पहले लिख लो, फिर इसको डिस्कस करते हैं। ये 1 लाख नहीं 4 लाख कर देना आप। मैंने 1 लाख लिख दिया, 4 लाख होगा वो। सवाल समझिएगा प्लीज, पहले लिख लो। सवाल समझाता हूं मैं आपको। सवाल यह है बच्चा कि अपने पास में आज के डेट पे 4 लाख रुपए हैं। वी हैव 4 लाख रुपीज हियर, ठीक है। यह है आज का दिन जिसे हम t इज इक्वल टू 0 कहते हैं या फिर सिर्फ 0 कहते हैं। हमको हर महीने कुछ ब्याज मिलेगा। यह सिलसिला 16 महीने तक चलते रहेगा। 16 महीने बाद एग्जैक्टली हमारे पास 5 लाख रुपए हो जाने चाहिए। n आपका 16 है, मान गया मैं। 16 भी मंथ्स है, मंथ्स। आपको i की जरूरत है, ढूंढना पड़ेगा। और फिर वो जो i आएगा वो तो पर मंथ आएगा, पर आपको जो रिजल्ट चाहिए वो चाहिए पर एनम पे। चलो पर मंथ आने के बाद पर एनम करना मुश्किल नहीं है, पर मैं फिर भी रिमाइंड कर देता हूं कि यह काम आपको करना पड़ेगा। पर मंथ को पर एनम ले जाने के लिए इंटू 12 लास्ट में कर देंगे। दैट्स अ सेपरेट थिंग, छोड़ो उसकी बात। पहले आई तो ढूंढे, चलो फॉर्मूले में पुट करते। कोई भी सॉल्यूशन फॉर्मूले में डालने के बाद ही आसान होगा। तो लिखो आप एफ इज इक्वल टू पीवी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। यहां पे हमारी एफ है 5 लाख रुपए। मानते हो आप इस बात को? हमको आगे जाके कितना पैसे की दरकार है? 5 लाख रुपए की दरकार है। आज हमारे पास कितने पैसे हैं? 4 लाख रुपए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं मालूम, मालूम होता तो काम भी हो जाता। नहीं मालूम, कोई बात नहीं। हमको पैसे चाहिए 16 महीनों बाद। 5 लाख को डिवाइड कर दो भाई 4 लाख, एंड यहां 1 प्लस आई टू द पावर 16 को रहने दो। 1 प्लस आई टू द पावर 16 की वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, पता है? इट इज 1.25। 1 प्लस आई टू द पावर 16 इज इक्वल टू 1.25। तो 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.25 टू द पावर 1/16। भैया इसको सॉल्व कैसे करें? ये तो हमको सॉल्व करना आता ही नहीं है। आपको सब आता है बच्चा, आपको बस पता नहीं है। इसकी वैल्यू आएगी 1.0140। 1.0140 कैसे आएगा भैया? बताता हूं मैं, पहले आप इसका आंसर लिखो। 1.0140 1.014 लिखा आपने? चलो मेरे साथ प्लीज कैलकुलेटर पे करो। 1.25 लिखो,
लिखो अपने कैलकुलेटर में 1.25, इसका अंडर रूट करना है, ठीक है, अंडर रूट। पहली बार किया, और एक बार कर लो, और एक बार कर लो, और एक बार कर लो। 4 बार अंडर रूट कराया मैंने आपको। आपको टोटल 4 टाइम्स अंडर रूट करना है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप अपने कैलकुलेटर पे लिखोगे 1.25 अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट 4 बार। भैया क्यों करवाया ऐसा? मैंने इसलिए करवाया क्योंकि आप 1/2 जब पावर करते हो, फिर और एक बार करते हो, फिर और एक बार करते हो, फिर और एक बार करते हो, सो दैट बिकम्स 1/16। अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। So if you do it 4 times, it becomes 1/16. This is exactly what we had wanted. हमने 1.25 लिया, इसको अंडर रूट किया कितनी बार? 4 बार। रिजल्ट आ गया 1.0140। आया आपके सामने रिजल्ट? Therefore, I is equal to 1.014 minus 1, यानी 0.014। याद रखिए ये I जो है ये है इंटरेस्ट पर मंथ। आपको चाहिए इंटरेस्ट पर एनम, सो दैट विल बी इंटरेस्ट पर मंथ इंटू 12। सो 0.014 इंटू 12, 0.168, 0.168 यानी कि 16.8%। 0.168 यानी कि 16.8%। 1.25 टू द पावर 1/16 करने के लिए हमने अंडर रूट प्रेस किया 4 बार। रीजनिंग मैंने समझाई आपको। जब आप पावर 1/2 करते हो या फिर अंडर रूट करते हो तो आप पावर लगाते हो 1/2 की। आप ये 4 बार करोगे तो आप पावर को मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। सो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, वो इफेक्टिवली बन जाता है कितना? 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4, 1/2 4 इंटू 1/2 is 1.8, and 1.8 into 1/2 is equal to 1/16. This is exactly what we had wanted. यही सोच के मैंने ये बनाया था कि आप इसको कर पाओगे, एंड इसीलिए इसको हमने सॉल्व किया। रिजल्ट पाया हमने 16.8%। बोलो जी, मजा आया? यहां तक कि सारी सिचुएशन को रैप अप करते हैं। आइए अब अपनी बुक खोलिए और बुक में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के पहले पन्ने पे आइए। देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑलरेडी कैप्चर्ड देयर। बाद बाकी जो चीजें हमें लिखनी है अपने हाथ से लिखेंगे। सर 1/16 वापस बता दो, मैं बता देता हूं। 1/16 को कैसे लिखा जा सकता है? 1/16 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। करेक्ट? सो हाउ डू वी डू दिस इन अवर कैलकुलेटर? सो अगर आपको पावर करना है 1.25 का टू द पावर 1/16, तो आप 1.25 लिखिए, फिर आप अंडर रूट प्रेस कीजिए फर्स्ट टाइम, फिर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। ये अंदर टाइम मैं बता रहा हूं, ठीक है ना? ऐसा अंडर रूट इतनी बार हो रहा है। सो अंडर रूट 1, 2, 3 और 4 जब आप करते हो, सो आप इफेक्टिवली आप पावर लगाते जा रहे हो 1/2 की। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर? ये है आपके लिए अंडर रूट की दुनिया, जो कि आपको 1/16 तक पहुंचा देती है।
आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर 1/16 तो अपने बच गया भैया, ये तो इस टेबल में आता है। 1/15 होता तो कैसे सॉल्व होता? सिखाया जाएगा, सब्र करो, सब सिखाया जाएगा। ये अपना जो कैलकुलेटर है ना, यू वुडंट बिलीव, इस पे हम लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं, एंटी लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इसको कम मत समझो, e⁻, लॉग, एंटी लॉग, जो चाहो कैलकुलेट हो जाएगा इस पे। अभी तक आपने इसको ना ढंग से संभाला नहीं, ये बहुत काम की चीज है। तो इस पे हम अभी बहुत सारी चीजें सीखेंगे, धीरे धीरे करना सीखना। तो ऑब्वियसली ये जो पावर 1/15 है, ये भी हम करना सीख जाएंगे। हाँ, ये आपको जरूर लग सकता है कि सर साइंटिफिक कैलकुलेटर के होते हुए हम ये काम क्यों कर रहे हैं। तो आपको मैं बस बता देना चाहता हूँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन, सो फॉरगेट अबाउट देम। यूज करना भी बंद कर दो, आपको इन्हीं कैलकुलेटर्स को यूज करना है और इन्हीं से सारा काम करना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप इट इन योर आर्म्स लेंथ, ठीक है ना। चलो जी, परफेक्ट। हैविंग डन सो मच, अब आइए एक बार इन सारी चीजों को ना पैकअप करते हैं, व्रैप अप करते हैं बाय लुकिंग एट व्हाट इज देयर इन अवर मैट। मैट की खास बात यह है अपनी कि इस मैट में आपको ना स्टार रेटिंग भी मिल जाएगी सवालों में, ठीक है ना। वी हैव टोटल 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस, 1 स्टार, 2 स्टार एंड 3 स्टार। 1 स्टार मतलब लल्लू, देखने की जरूरत नहीं, मतलब एग्जाम के पहले। 2 स्टार थोड़ा सा भारी, 3 स्टार डेंजरस। तो हम लोग को यहाँ पे ना स्टार वाइज आप देख सकते हैं, हर सवाल पे स्टार रेटिंग की हुई है। सो अकॉर्डिंगली यू विल गेट एन आइडिया कि ये सवाल किस स्टैंडर्ड का है, बनाने योग्य है या नहीं बनेगा। मेरे ख्याल से इस पूरे चैप्टर में ना 2 स्टार एक आधा दुख का सवाल ही होंगे, 3 स्टार तो है भी नहीं, क्योंकि चैप्टर इतना आसान है। तो यस, एक एक करके हम उन सबको कर रहे होंगे। बट बिफोर दैट लेट अस गेट हैंडी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट इज फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। सच बताऊं, अंदर से मत पढ़ो, आप ऑलरेडी जानते हो कि प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू क्या होता है। अगर आपको कोई भी वैल्यू आज के दिन पता है, 0 डे पे पता है, तो वो प्रेजेंट वैल्यू है, और 0 डे के अलावा कभी भी है फ्यूचर में तो वो फ्यूचर वैल्यू है। सीधा हिसाब है, ठीक है ना। अगर आज की वैल्यू है तो प्रेजेंट वैल्यू है, फ्यूचर की वैल्यू तो फ्यूचर वैल्यू। भैया इसमें सीखने का क्या है, ये एग्जैक्टली मेरी बात है, मैंने यहां जानबूझ करके लिखा नहीं। नेक्स्ट है 2 टेक्निक्स, जिसमें से एक को हम कहते हैं कंपाउंडिंग, एक को कहते हैं हम डिस्काउंटिंग। ये बहुत सिंपल है बच्चा, अपने पास पीवी और एफवी रहता है। अब यहां पे 2 डायरेक्शंस पॉसिबल है, या तो आप पीवी है आपके पास और आप उससे एफवी कैलकुलेट कर रहे हो, या फिर आपके पास एफवी है और आप उससे पीवी कैलकुलेट कर रहे हो। आप किधर से किधर जा रहे हो उस प्रोसेस के नाम बदल देता है। जैसे अगर आप पीवी से एफवी की तरफ जा रहे हो तो फॉर्मूला लगता है एफवी इज इक्वल टू पीवी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन वाला फॉर्मूला। आप ढूंढ किसको रहे हो? फ्यूचर वैल्यू को। शुरुआत किससे किया? प्रेजेंट वैल्यू से। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग। इसमें वैल्यू बढ़ करके आती है, वैल्यू और ज्यादा बड़ी हो जाती है। प्रेजेंट वैल्यू अगर ₹1,00,000 है तो फ्यूचर वैल्यू विल बी इवन लार्जर। तो यहां पे वैल्यू बढ़ रही है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। वहीं पे अगर हम एफवी से पीवी की तरफ आए तो फॉर्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू एफवी डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन। करेक्ट? यहां पे वैल्यू छोटी हो जाती है। अगर आपकी फ्यूचर वैल्यू है ₹1,00,000 तो प्रेजेंट वैल्यू 1,00,000 से कम ही आएगी। सो क्योंकि आपकी वैल्यू यहां पे छोटी हो रही है, इसलिए इसको हम डिस्काउंटिंग का नाम देते हैं। सो नंबर 1 इज कंपाउंडिंग, नंबर 2 इज डिस्काउंटिंग। अगर आप पीवी से एफवी की तरफ जा रहे हो तो कंपाउंडिंग, और अगर आप एफवी से पीवी की तरफ आ रहे हो तो डिस्काउंटिंग। ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए, इसलिए इसको मैट में इंक्लूड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट लंप सम कैटेगरी। लंप सम कैटेगरी इज नथिंग बट द सेम क्वेश्चंस दैट यू हैव सॉल्व्ड राइट नाउ। आपने पिछले 1 घंटे में कई सारे एग्जाम्पल्स किए। हर एग्जाम्पल में हम बात कर रहे थे अबाउट एन इन्वेस्टमेंट, अबाउट अ लोन, अबाउट अ रिक्वायरमेंट। कभी भी ना हमने ऐसी बातें नहीं करी कि हम हर महीने पैसे डालेंगे या हर महीने पैसे निकालेंगे। ऐसी बातें हमने कहीं नहीं की। हमने जो भी किया वो ये किया कि भाई पैसे तो एक ही बार में डालेंगे। हाँ, इंटरेस्ट हो सकता है हर महीने आए, सेपरेट अफेयर, पर पैसे हर बार नहीं डाल रहे थे। आप चाहे तो पीछे जाके सारे एग्जाम्पल्स देख लीजिए। सारे एग्जाम्पल्स में एक कॉमन बात थी कि पैसे अलग अलग डेट पे इन्वेस्ट नहीं हो रहे थे, एक ही बार में इन्वेस्ट हो जा रहे थे। या लोन लेना था तो उसको चुकाया भी एकदम लास्ट में जाया जा रहा था।
हम बीच में कुछ नहीं कर रहे थे, when the questions are like that, तो उसे हम कहते हैं lump sum. यानी you are not seeing a series of cash flows, what you are seeing is a single amount of cash flow. जब एक सीरीज ऑफ कैश फ्लो होता है उसे हम एन्युटी कहते हैं. जैसे मैं इसका नाम लूंगा ना, आप लोग कई लोग सोचोगे अरे ये पीछा छोड़ेगा नहीं क्या हमारा. चिंता मत करो, मैं आसान कर दूंगा आपके लिए. लेकिन हाँ, एन्युटी होती है एक सीरीज ऑफ कैश फ्लो, उसमें एक अमाउंट नहीं होती, आते ही जाती है. जैसे कि आपकी सैलरीज, आप जब जॉब में लगोगे ऐसा थोड़ा ना होगा बोलेंगे ले पकड़ हो गया तेरा काम खत्म, हर महीने पैसे मिलेंगे. हर महीने पैसे मिलने का मतलब है वो एक सीरीज ऑफ कैश फ्लो है. आप रेंट चुकाते हो, वो भी एक सीरीज ऑफ कैश फ्लो है. तो हर जगह आप पैसे एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार दे रहे होंगे, एंड इसी वजह से वो सीरीज ऑफ कैश फ्लो को अलग तरह से स्टडी करना है. बट फिलहाल हम सीरीज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अबाउट लंप सम, एंड लंप सम इज अ सिंगल कैश फ्लो. ये बात यहां लिखी है कि एक सिंगल अमाउंट ऑफ कैश फ्लो को हम कहते हैं लंप सम. इस लंप सम की पीवी और एफवी करना पॉसिबल है. अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी एनुअल बेसिस पे देखें तो भी फॉर्मूला वही होगा. फॉर्मूला विल बी एफवी इज इक्वल टू पीवी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन. प्लीज लिखो मेरे साथ साथ, एफवी इज इक्वल टू पीवी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन. बस यहां फर्क इतना है कि ये जो आई है ये इंटरेस्ट पर एनम है, और ये जो एन है ये नंबर ऑफ इयर्स है. ये कब? जब आपको एनुअली इंटरेस्ट मिल रहा है तब. क्लियर? और दूसरा ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिखा क्या, एफ इज इक्वल टू पीवी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन. आई इज इंटरेस्ट पर एनम एंड एन इज नंबर ऑफ इयर्स. पीवी और एफ खैर हम जानते हैं, वन इज प्रेजेंट वैल्यू, वन इज फ्यूचर वैल्यू. लिखा आपने? एफ ऑफ लमसम का फॉर्मूला लिखा, हमें पता है ये पहले से, अभी बस लिखने की फॉर्मेलिटी कर रहे हैं. यहां छोटी सी जगह पा करके ना प्लीज ये चीज लिख लो, हाउ टू कैलकुलेट 1 प्लस आई टू द पावर एन इन कैलकुलेटर. स्टेप 1, type 1 plus I. Step 2, press multiplication once. Step 3, press equal to n minus 1 times. Press equal to n minus 1 times. ये है आपके लिए process of how to calculate 1 plus I to the power n to in the calculator. वन प्लस आई टू द पावर एन इन द कैलकुलेटर. ये भी हमें आता है, अभी सिर्फ रिकॉर्ड के लिए लिख रहे हैं. हम सीख गए हैं इस चीज को भैया, पावर में एक बार कम इक्वल टू प्रेस करना पड़ता है, दैट्स इट. आइए आगे बढ़ते हैं. फ्यूचर वैल्यू का दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं. वेल दूसरा फॉर्मूला और भी ज्यादा आसान है. इन द सेकेंड फॉर्मूला व्हाट डू वी डू, एफ इज इक्वल टू पीवी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन. फॉर्मूला सेम ही है. Here I is equal to interest per period. I is equal to interest per period. अगर आपका पीरियड मंथली होगा तो आप करेंगे जो भी आपकी इंटरेस्ट पर एनम है उसको डिवाइड बाई 12. अगर ये वीकली होगा तो यू विल डू परसेंटेज पर एनम डिवाइडेड बाई 52. अगर ये डेली होगा यू विल टेक योर परसेंटेज पर एनम डिवाइडेड बाई 365 एंड सो ऑन. ये सेमी एनुअल हो सकता है, हाँ हो सकता है. सेमी एनुअल होने पे परसेंटेज पर एनम डिवाइड बाई 2.
क्वार्टरली हो सकता है, क्वार्टरली, हाँ हो सकता है। क्वार्टरली होने पे परसेंटेज पर एनम डिवाइड बाई 4। वैसे सेमी एनुअल को बाई एनुअल भी कहते हैं, लिख लेना ब्रैकेट में। सेमी एनुअल इज ऑल्सो नोन एज बाई एनुअल। तो आपको जो अपना आई है वो अब इंटरेस्ट पर पीरियड लेना है। अगर ये 12% पर एनम आए और आपको इसको क्वार्टरली लिखना पड़े तो कितना लिखोगे दोस्तों? हाउ मच विल यू टेक आई का वैल्यू बताओ तो। अगर आपको इसको क्वार्टरली लिखना हो तो आप कितनी परसेंटेज लिखोगे? साल का 12%, क्वार्टरली का कितना? 3। वेरी गुड ईशा, इट विल बी 3% पर क्वार्टर। वेरी गुड जीनत, वेरी गुड। अच्छा सेमी एनम कितना बोलोगे इसको? इसको सेमी एनम कितना पकड़ोगे जी? 6। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फास्ट लर्नर्स हो सारे। अच्छा एन जो होगा ना वो होगा नंबर ऑफ पीरियड्स। अब नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए क्या करेंगे? अगर मंथली आया तो इयर्स इंटू 12। अगर वीकली आया तो इयर्स इंटू 52। डेली आया तो इयर्स इंटू 365। सेमी एनम आया तो इयर्स इंटू 2। भैया सीख गए, सीख गए, बहुत समझाया आपने, वी हैव लर्नड इट कि कैसे क्या करना है। ठीक है, मेक चेंजेस अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। बेसिकली आपके नंबर ऑफ पीरियड्स हो जाएंगे ज्यादा और इंटरेस्ट हो जाएगा कम। ये सीधा कानून है। इंटरेस्ट को आपको करना है डिवाइड करके और उसी से मल्टीप्लाई करके आपको पीरियड्स में ले जाना है। पीवी का भी फॉर्मूला लिख लो बच्चा। पीवी होता है पीवी इज इक्वल टू एफ वी डिवाइडेड बाई 1 + i⁴ अब यहां इंटरेस्ट जो है इसको आप पर पीरियड ही लिखो ना, क्यों तो हम उसको पर एनम लेके जाएं, पर पीरियड ही लिखो, इजी रहेगा। एंड एन इज योर नंबर ऑफ पीरियड्स। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1। वैसे आज हम लोग ये सिर्फ 4 सवाल बनाएंगे और 4 सवाल बनाने के बाद क्लास एंड करेंगे, ठीक है। सो इट्स अ गुड न्यूज ना कि 4 सवाल बनाने और कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 2000 रुपीज इज इन्वेस्टेड। इन्वेस्ट किया तो ये आज इन्वेस्ट हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, सो दिस इज 10% पर एनम। Invested for 2 years. 2 years. If the compounding is done annually, semi-annually, monthly और daily, तो हमें इनकी मेच्योरिटी वैल्यूज बतानी है। भाई ये तो घबराहट वाली बात आ गई, फॉर्मूले बार बार बदल जाएंगे, है ना। एनुअल तो बहुत आसान है, हमें फॉर्मूला लगाना है एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 + i⁴ पीवी पक्का है 2000 ही होगा। अब इंटरेस्ट कितना लेना है वो आप डिसाइड करो और एन में कितना लेना है वो आप डिसाइड करो। 2420 पूर्वा बोल रही है, जो कि मैच तो हो रहा है आंसर से, तो पॉसिबली ठीक ही किया उन्होंने। कैसे किया सोचो आप सब, मैं आपको हिंट्स दे देता हूं।
क्या लगा था? तगड़ा हिंट मिलने वाला है, यही मिलेगा, इससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा हिंट। आपको आई और एन की वैल्यूज डिसाइड करनी है। ओके, पहला है हमारा एनुअल। एनुअल में ना आई बदलता है ना एन, तो आई दिया हुआ है 10%, सो इट विल बी 0.10। ईयर्स में दिया है 2, तो आई विल टेक 2, सो दिस विल बी 2000 इंटू 1.10 टू द पावर 2। ये 2420 आएगा, चलो समझ में आता है। सेकेंड बोला है सेमी एनम। सेमी एनम में रेट 10% साल की है, तो 6 महीने की हो जाएगी 5%। 5% को लिखते हैं 0.05, और साल में 2 सेमी एनम्स होते हैं, तो 2 साल में कितने होंगे? 4 सेमी एनम्स। फिर से समझो, 10% इज फॉर अ ईयर, तो हाफ अ ईयर का कितना होगा? 5%। ऑल्सो एक साल में होते हैं 2 सेमी एनम, तो 2 साल में कितने सेमी एनम होंगे? 2 इंटू 2 यानी 4 सेमी एनम्स। थर्ड वन इज मंथली। थर्ड वन इज मंथली। अब यहां थिंग्स विल गो अ लिटिल क्रेजियर। कैसे? समझो, 10% इज पर एनम, अगर इसको पर मंथ ले जाना है, सो आई विल हैव टू डिवाइड इट बाई 12। सो 10 डिवाइड बाई 12 इज 0.833%। लिखते कैसे हैं? 0.00833, so it will be 0.0083। ऑल्सो एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 2 साल में कितने महीने होंगे? 24। घबराओ मत, कैलकुलेट नहीं करना, इसकी वैल्यू दी हुई है। 1.0083 टू द पावर 24, वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन। So this will be 2000 into 1.22029, जो भी रिजल्ट आएगा आ जाएगा। क्या बात है ईशा, वेरी गुड। आखिर वाले में समझो 10% पर एनम है, हमको निकालना है क्या? डेली। ओहो, बहुत मेहनत वाली काम है। डेली करने के लिए 10 को डिवाइड करना पड़ेगा 365 से, सो 10 डिवाइडेड बाई 365 इज 0.0274%। लिखे कैसे? 0.000274, 0.000274, ये इसको लिखा जाएगा। सो ये लो जी, ये यहां ले लेते हैं। एक साल में होते हैं 365 डेज, तो 2 साल में कितना होगा? 730 डेज। सो लो जी, पावर में 730। अगेन कैलकुलेट मत करने जाना, नहीं होगा आपसे। 729 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करना पड़ेगा। कैलकुलेटर भी बोलेगा बस भाई नहीं होगा मेरे से, करेक्ट ना? तो मत करने नहीं जाओ, कैलकुलेशन की ऑलरेडी दिया हुआ है। सो दिस इज 2000 इंटू 1.22139। बोलो जी दोस्तों, इजी लगा? आपको इंटरेस्ट को डिवाइड करना होता है और नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए मल्टीप्लाई करना होता है, इतना सा कानून का ध्यान रखना है।
ईशा पूर्वा के तो मैच हो गए आंसर्स, बाकी बच्चे बता दो। इलस्ट्रेशन नंबर 2, बन जाएगा आपसे, शुरुआत करना लेट पीवी इज इक्वल टू 100 से, तो पूरा बन जाएगा आपसे, हिंट दिया आपको ये। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए प्लीज और ट्राई कीजिए आंसर देने का। सवाल मैं आपके लिए वैसे पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, सो दे आर आस्किंग अस आई, क्या पूछा जा रहा है, आई का वैल्यू कंपाउंडेड एनुअली डबल्स एन इन्वेस्टमेंट इन 7 years। हो गया, सवाल समझ में आ गया। यहां पे ये बोल रहा है कि जो भी आप पैसा डालोगे वो डबल हो जाएगा, कितने साल में, 7 साल में। तो पूछ रहा है आई क्या होगा। मैंने आपको क्या बोला, आप अपने पीवी को 100 मान लो, तो फ्यूचर वैल्यू अपने आप 200 हो गया, एन इज 7, आई ढूंढना है, बचा क्या है, सॉल्व करो। ये भी दिया हुआ है बच्चा लोग, कैलकुलेट नहीं करना होगा आपको। %10.41। भी ये पावर सिखाओ ना 1/7, मैं सिखाऊंगा। अभी फिलहाल जानबूझ करके ये दिया हुआ आपको कि हमारा काम रुके नहीं, हम बेकार में इधर उधर चीजों के बारे में ज्यादा सोचे नहीं, अभी जो करने आए हैं वो करें। अभी हमें पीवी और एफवी में उलझना है, तो ये पावर और अभी नहीं सीखेंगे, सिखा दूंगा पर रुक करके। ओके, बच्चे बोल रहे हैं डन हो गया भैया। मुझे पता है थर्ड में जाने की बहुत उत्सुकता होगी आपको, पर थर्ड में मत जाओ फिलहाल, पहले फोर्थ नंबर में आ जाते हैं। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट। सवाल पढ़े। सवाल थोड़ा अलग है, पूछा है प्रेजेंट वैल्यू बताओ, तो हमें पीवी नहीं मालूम, ऑफ 10,000 रुपीज टू बी रिक्वायर्ड आफ्टर 5 years। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। आपको 10,000 रुपए की जरूरत है, आज है नहीं, 5 साल बाद, तो ये अमाउंट क्या हुआ, फ्यूचर वैल्यू नहीं हुआ क्या ये, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 10,000। अच्छा, एन इज इक्वल टू 5 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। ऑब्वियसली पीवी ढूंढनी है, फॉर्मूले में डाल दो, आ जाएगा आंसर। जस्ट राइट डाउन इन द फॉर्मूला, यू विल गेट द रिजल्ट। We know PV is equal to FV into 1 plus I, sorry, divided by 1 plus I to the power n. So FV है मेरे लिए 10,000 divided by rate of interest is 1.09, पावर में है कितने, 5 years।
1.09 टू द पावर 5 करने के लिए इंटू एक बार इक्वल टू कितनी बार? अरे जवाब दो भाई, 4 बार ना, 4 बार इंटू एक बार इक्वल टू 4 बार, 1 2 3 4, 10,000 डिवाइडेड बाई 1.5386, 6499.42, 6.99.42। वैसे आंसर्स में थोड़ा बहुत इधर उधर आंसर आएगा ही आएगा, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट अकाउंट से नहीं है जो एग्जैक्ट मैच होगा आंसर के साथ, इधर थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है, ठीक है ना। सो जैसे ये 6.99 आया, अगर आपका .6500 भी आ रहा है तो भी चल जाएगा, अगर आपका 6.98 भी आ रहा है वो भी चल जाएगा। तो पैसे की तो चिंता ही छोड़ो, रुपयों में भी थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो चल जाएगा। वैसे आपको मैं बता दूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना एक सब्जेक्टिव एरिया है। सब्जेक्टिव एरिया वो होता है जहां पे ना आपके कई सारे अजम्पशंस गेम में आने लग जाते हैं। अगर आप अजम्पशन ले लोगे आंसर कुछ और आ जाएगा। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एकदम शुरुआत में ही मैं आपको बता देता हूं कि कई बार आपके आंसर्स काफी इधर उधर जा सकते हैं बेस्ड ऑन द अजम्पशंस यू हैव टेकन। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि अजम्पशंस आप जो लें वो सही हो, जो अजम्पशंस आप बैठाएं वो एक्सेप्टेबल हो। अगर वो एक्सेप्टेबल होंगे तो मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने कुछ भी अजम्पशन ले लिया और उसकी वजह से रिजल्ट कुछ और आ गया तो नंबर ऑब्वियसली कटेंगे। तो सब्जेक्टिव एरिया है, थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। ओके भैया, आज के आखिरी सवाल में आ जाइए। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। और लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे वुड बी क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्यूशन इसका हम लिखना शुरू करेंगे, बट बिफोर दैट सवाल पढ़ते हैं। बहुत अच्छे से सवाल पढ़िएगा, ये अच्छा सवाल है। अ पर्सन ओपनड एन अकाउंट ऑन अप्रैल 2018, कुछ नहीं लिखा तो 1 अप्रैल मानिएगा। 1 अप्रैल 2018 को किसी ने एक अकाउंट खोला, उसमें 800 रुपए डिपॉजिट किए, इंटरेस्ट 6% के रेट पे मिल रहा है, लेकिन क्वार्टरली कंपाउंड होगा। खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। अगर आप आई को 6% यानी कि 0.06 सोच रहे हैं तो फिर गलत कर रहे हैं। आपका आई होगा 0.015, आस्क मी लेटर, बट होगा 0.015। कंपाउंडिंग क्वार्टरली है। बोलता है 1 अक्टूबर को, अप्रैल से अक्टूबर कितना होता है? 6 महीने, यानी 6 महीने का मतलब होता है 2 क्वार्टर्स। 6 महीने का मतलब होता है 2 क्वार्टर्स। उसने अकाउंट क्लोज कर दिया, जो भी पैसे मिले उसमें एडेड एनफ एडिशनल मनी टू इन्वेस्ट इन अ 6 मंथ टाइम डिपॉजिट ऑफ 1000 रुपीज, अर्निंग 6% कंपाउंडेड मंथली। लो जी, कहानी बदल गई। सिचुएशन क्या समझिए, ये है वो आदमी, इसके पास थे 800 रुपए। ये बैंक वाले के पास गया, बोला 6 महीने के लिए मेरा पैसा रखो। 6% पर एनम की रेट जरूर थी, पर कंपाउंडेड क्वार्टरली था। छह महीने बाद इनको मिली इनकी फ्यूचर वैल्यू। वो फ्यूचर वैल्यू कितनी थी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें इन्होंने थोड़े रुपए और जोड़े अपनी तरफ से और उसको बना दिया 1000 रुपए के बराबर। अब क्या किया, अब 1000 रुपए लेकर के वापस गए बैंक के पास और उसको बोले कि ये लो इन्वेस्ट करो 6% पर एनम पे, पर अब की बार जो कंपाउंडिंग है वो मंथली बेसिस पे होगी। और ये कितने दिन के लिए इन्वेस्ट किया? 6 महीने के लिए ही किया, तो ये भी 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। हमको यहां पे भी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
कैलकुलेट करेंगे, एक एक करके सब काम हो जाएगा। पहले फर्स्ट वाले केस को समझते हैं। क्या आपको फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कोई पैतरा मालूम है, कोई फॉर्मूला मालूम है? मालूम है पक्का? चलिए आइए करते हैं। लिखिए प्लीज, ए नंबर का सॉल्यूशन लिखिए। मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, जो पहला डिपॉजिट है उसकी हम मैच्योरिटी वैल्यू ढूंढ रहे हैं। मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में मैच्योरिटी वैल्यू का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू को ढूंढना। तो आइए फॉर्मूला लिखते हैं। हम तो एक ही फॉर्मूला जानते हैं, एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। फ्यूचर वैल्यू अपने को पता नहीं, प्रेजेंट वैल्यू है 800 रुपए। आई इज इंटरेस्ट पर, रुक जाओ, पर एनम लिखने जा रहे थे, रुको भाई। फर्स्ट डिपॉजिट जो है वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग का है, तो आप इसे पर क्वार्टर लिखेंगे। 6% दिया हुआ है, सही बात है, पर वो साल का है। डिवाइड बाई 4 कीजिए, इट विल बिकम 0.015। नाउ दिस इज प्रॉपरली पर क्वार्टर। आई इज इक्वल टू इंटरेस्ट पर क्वार्टर, इंटरेस्ट पर ईयर इज 6%, कैन बी रिटन डाउन एज 0.06। इसको डिवाइड बाई 4 करेंगे क्योंकि एक साल में कितने क्वार्टर? 4। क्लियर? n is equal to number of quarters। तब यहां पे ध्यान रखना, अपना रिजल्ट है 2, क्योंकि हम 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं। एक महीने में एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। कुछ नालायक बच्चे क्वार्टर पूछने पे ml में जवाब देते हैं, मैं महीनों में पूछ रहा हूं। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? एक क्वार्टर में होते हैं 3 महीने, तो 6 महीनों में कितने क्वार्टर्स हो जाएंगे? 6 महीने में हो जाएंगे 2 क्वार्टर्स। सो n विल बी इक्वल टू 2। n will be equal to 2. Therefore, future value is equal to 800 into 1.015 to the power 2. Let us solve it. Into power 2 करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, इक्वल टू एक ही बार प्रेस करना है, ठीक है ना? मल्टीप्लीकेशन एक बार, इक्वल टू एक बार। So this is 800 into 1.030225, लो पूरा ही लिख लेते हैं यार। So this is 824.18, 824.18, 824.18। भैया आंसर मैच नहीं कर रहा है। आंसर में एक्चुअली कुछ और पूछा है। आंसर में पूछा है, एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा है, हाउ मच एडिशनल अमाउंट डिड द पर्सन इन्वेस्ट ऑन 1 अक्टूबर। अब समझो मेरी बात, इनकी फ्यूचर वैल्यू आई 824.18। इन्होंने कितने रुपए जोड़े होंगे ताकि वो पैसे 1000 रुपए हो जाएं? सोच के बताइए। हाउ डू वी नो दिस? इनके पास डिपॉजिट से पैसे आए 824.18, इनको उसको करना था 1000 रुपए, क्योंकि इनको जमा करना है 1000 रुपए एक टाइम डिपॉजिट में, यानी कि एक फिक्स डिपॉजिट में। तो भाई जो डिफरेंशियल है इनको अपने घर से ही लाना होगा, एंड द रिजल्ट विल बी 1000 minus 824.18 perfect, and it is 175.82।
क्या बात है, वेरी गुड। आओ जी लिख लेते हैं। Therefore, amount to be invested on 1st October, इनको चाहिए 1000 रुपए, इनके पास है 824.18 डिपॉजिट से, बाकी पैसे ये घर से लेकर के आएंगे विच विल बी 175.82. 175.82 is what he will bring on 1st October. क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि जो मेच्योरिटी वैल्यू टाइम डिपॉजिट की कितनी आएगी वो बताओ। आपको याद दिला देना चाहता हूं, ये जो 1000 रुपए हमने डाले ये टाइम डिपॉजिट था, तो इसका ये लोग मेच्योरिटी वैल्यू पूछ रहे हैं 1 अप्रैल पे, यानी वही 6 महीने बाद, 1 अप्रैल 2019 पे। तो 6 महीने बाद इसकी वैल्यू क्या होगी, अगेन फॉर्मूला लगा करके पता किया जा सकता है। लिखिए आप, एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन। हियर एफ वी इज इक्वल टू मेच्योरिटी वैल्यू, हम लोग यही ढूंढ रहे हैं तो कैसे पता होगा, पीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू है 1000 रुपए, हमने टाइम डिपॉजिट में 1000 रुपए डाले थे। I इज इक्वल टू इंटरेस्ट पर एनम, ना क्वार्टर ना मंथ, क्योंकि जो सेकंड वाली है इनकी डिपॉजिट वो मंथली बेसिस पे हो रही है, सो आपको उस पे इंटरेस्ट लेना होगा पर मंथ, एंड दैट विल बी 0.06 डिवाइड बाई 12, 0.005। n will be equal to number of months, जो कि हमें दिया हुआ है 6। n will be number of months, जो कि हमें दिया हुआ है 6। Therefore, FV is equal to 1000 into 1.005 to the power 6. 1000 into 1.03037 या 8 ले लेते हैं, 1030.38, 1030.38। वन थाउजेंड इंटू 1.005, 1.005 का मतलब यहां इंटरेस्ट क्या लग रहा है, इफेक्टिवली 0.5% पर मंथ। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफेक्टिवली हियर इज 0.5% पर एनम, लिखा जाता है उसको 0.0005। इनको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला, तीसरा क्वेश्चन है, इनको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला। टोटल इंटरेस्ट अर्न्ड इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट्स मेड। क्या लेके आए थे वर्सेस क्या लेके जा रहे हो, ये चेक कर लो। बीच का जो वैल्यू होगा वो आपका इंटरेस्ट पोर्शन होगा। जैसे कि आप घर लेकर के जा रहे हो 1030.38, ये आपकी मैच्योरिटी वैल्यू है, यू आर टेकिंग दिस होम। बट याद रखिए, यू स्टार्टेड विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 800 रुपीज एंड उसके बाद बीच में आपने 175.82 भी इन्वेस्ट किया था।
तो आपको मिल रहा है 1030.38, आई अग्री, बट आपने अपनी तरह से इन्वेस्ट किया था 975.82 भी, तो जो डिफरेंशियल है दैट यू आर टेकिंग होम ₹54.56, ₹54.56। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आया था पहले वाले डिपॉजिट से, और बाकी जो इंटरेस्ट है वो आया सेकेंड वाले डिपॉजिट से। पहले वाले डिपॉजिट से आया था 24.78 शायद, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं, 24.18 पहले वाले से आया था 24.18, और दूसरे वाले से आ रहा है 30.38, दोनों को मिला करके 54.56 का इंटरेस्ट अमाउंट आ गया। 54.56 का इंटरेस्ट अमाउंट आ गया। 24.18, 30.38 फर्स्ट डिपॉजिट से इंटरेस्ट और सेकेंड डिपॉजिट से इंटरेस्ट। बोलो बच्चा लोग, इज इट क्लियर? चलो, विद दैट बीइंग सेड, हमने आज टीवीएम की अपनी पहली क्लास को कर लिया है कंक्लूड। आज की इस पहली क्लास में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। आज ऑलरेडी ना हम थोड़े शार्पर होते जाएंगे। ये मैंने कॉस्ट पढ़ाते वक्त भी आपको बताया था कि मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आपको थोड़ा सा शार्प बनाना है पहले से। हाँ, पढ़ाई हम कर रहे हैं, एग्जाम हमको देना, सब सही है, पर कॉस्ट में जिस तरह हम बनिए बन रहे थे, यहां पे भी हम बनिए ही बन रहे हैं, क्योंकि बात पैसों की हो रही है। वी हैव टॉक्ड सो मच अबाउट मनी, पूरी देर पैसे की बात हुई। आपको ऐसा लगा होगा यार कुछ ज्यादा ही पैसा पैसा हो रहा है, बट सच्चाई यही है कि पैसे की इंपॉर्टेंस को ना आप नकार सकते हैं ना मैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज, ये पूरा सब्जेक्ट पैसे के इर्द गिर्द ही भागेगा। वी विल बी टॉकिंग अ लॉट अबाउट मनी हियर, एंड जब चैप्टर का नाम ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी है तो फिर क्या ही करना है। सो यस, आई होप आपको आज की क्लास में मजा आया होगा। आज हमने प्राइमरीली उस कैटेगरी को कवर किया जो कि था अपने लमसम के इर्द गिर्द। लमसम वो होता है जहां पे एक सिंगल कैश फ्लो से आप डील करते हैं, या तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। बट कल की क्लास में अपने अब आगे बढ़ने वाले हैं एन्युइटीज की तरफ। एन्युइटी में सीरीज ऑफ कैश फ्लोज होते हैं। बच्चे थोड़े घबराते हैं इससे, मैं देखना चाहूंगा कि वो घबराहट कहां जाती है। ठीक है, सो अगली क्लास में आएगा बड़ा मजा। कैलकुलेटर के मजे अभी और भी बहुत लेने हैं। अगली क्लास में कैलकुलेटर से शायद आपको प्यार ही हो जाएगा। सो यस, मिलेंगे अपने अगली क्लास में। आज की इस क्लास को एंजॉय करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा एक बार रीडू कर लेना, हमने ज्यादा नहीं 4 सवाल बनाए हैं, एक बार उन चारों सवालों को रीडू कर लेना। एग्जाम्पल्स अगर आप रीडू नहीं भी करोगे तो चलेगा। वंस यू हैव डन दैट, आपकी अच्छी ग्रिप आ जाएगी, एंड देन टुमारो वी विल स्टार्ट अगेन फ्रेशली विथ एन्युइटीज। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।